हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट सीडीपी क्वेश्चंस फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम। ये 60 क्वेश्चन की सीरीज़ है आपकी, और अगर आपने 60 क्वेश्चन की सीरीज़ कर ली तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। और आपके 30 क्वेश्चन आपके ज़्यादा टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं सीडीपी को लेके। उसमें से आप बहुत ही आराम से, मेरे हिसाब से अगर आप ये 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में कर लेंगे, और इन सबके जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने डिटेल में अपनी उसके अंदर भी डाल रखे हैं अपने चैनल के अंदर, तो आप बहुत ही अच्छे से 25 प्लस हो सकते हैं। अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है सीडीपी के अंदर, तो आप बस एक वीडियो देख लीजिए और इससे ही आपके 25 प्लस बहुत अच्छे से बन सकते हैं, अगर आप इन 60 क्वेश्चन के जो टॉपिक्स वगैरह भी अगर आप डिटेल में देख लेंगे तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो 1 मिनट में अपना ड्राइंग का कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके देन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अगर हम भाषा का अर्जन और विकास करना चाहते हैं, अगर हम भाषा का एक्विजिशन करना चाहते हैं, किस एज के अंदर हम भाषा का एक्विजिशन कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक तो भाषा को होता है सीखना, लर्निंग करना। उसका लर्निंग जो होती है वो आपके स्कूल जाने के बाद होती है। जैसे अगर हम हिंदी परिभाषा में रहते हैं, हिंदी परिवेश में, तो हम हिंदी भाषा को एक्विजिशन करते हैं, और अपना इंग्लिश भाषा अगर हम करेंगे तो वो हमारी लर्निंग हो जाएगी, तो वो तो हमारी जाएगी स्कूल जाने के बाद। लेकिन हम वो कह रहे हैं कि आप कब उसको अर्जन और विकास कर लेते हैं, संवेदनशील अवधि कौन सी है आपकी। तो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया जन्म पूर्व अवधि, मतलब कि आपकी शैशवावस्था यहाँ पे आपको बताई गई है, जो आपकी 0 साल से होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है जो आपकी वो 3 से 6 साल की होती है आपकी। तो जो सबसे ज़्यादा हम भाषा जो सीखते हैं ना, वो आपके 3 से 6 ईयर्स में ही सीखते हैं। तो आपका ये मध्य बाल्यावस्था रॉन्ग है, आपका किशोर बाल्यावस्था रॉन्ग है, आपका जन्म पूर्व अवधि तो हो ही नहीं सकता। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस टॉपिक, ये आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके मैंने लिए हैं ना, ये आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। एक भी मतलब कोई अपने तरफ से लिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सारे ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कोल्सबर्ग के बारे में। कोल्सबर्ग जो है ना, लॉरेंस कोलबर्ग जो है, उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर अपनी थ्योरी दी है। तो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने थ्योरी दी गई है। इसको हम जेंडर बाइज थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जब इस थ्योरी को करा था अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो उन्होंने सिर्फ मेल्स लोगों के उन्होंने सैंपल्स लिए थे, उन्होंने उसमें फीमेल्स को शामिल ही नहीं किया था। तो इसको हम जेंडर बाइज थ्योरी भी कहते हैं, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो अगर आपसे जेंडर बाइज थ्योरी भी पूछा जाए तो आपकी लॉरेंस कोलबर्ग की ही थ्योरी है। तो इसके अंदर आपके जो 3 लेवल्स होते हैं आपके, और उस 3 लेवल्स के अंदर आपकी जो बनती हैं वो 6 स्टेजेस बनती हैं। पर लेवल के अंदर आपके जो होते हैं वो 2 स्टेज होती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपको पूछा है प्रस्तुति अवस्था, ये क्वेश्चन आपका वैसे ही गलत है। सामाजिक अनुबंध अभिन्यास जो आपका ये पूछा है, ये आपका मोरल डेवलपमेंट में ही है। और ये पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसका मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये आपकी जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। और ये इंडस्ट्री एवं स्टेज भी आपकी इसकी नहीं है। तो आपका जो टॉपिक है, इसका आंसर जो है वो आपका सामाजिक अनुबंध अभिन्यास है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको इसके अंदर कि इसके अंदर होता क्या है, थ्योरी के अंदर लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है ना, उसके अंदर आपको क्या बताया गया है। उसके अंदर आपको 3 तो लेवल्स आपके दिए गए हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज एंड थर्ड आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो उसके अंदर पहले लेवल के अंदर हम आपको छोटे बच्चों के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड लेवल के आपके अंदर One minute, I'm doing my pen settings. चलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि किसके अंदर प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर जो होता है आपको छोटे बच्चों के लिए अवॉइड पनिशमेंट की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, तो वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जो आपकी पहली स्टेज होगी, आपकी जो पहले लेवल के अंदर जो बातें की जाएंगी वो ये होंगी। दूसरे लेवल के अंदर आपको जो होता है वो कन्वेंशनल स्टेज होती है आपकी रूढ़िवादी लौकिक लेके।
तो ये आपका जो मैं ये टॉपिक है ना, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल्ड में आपका लॉर्ड कोल्सबर्ग के बारे में बता दूंगी। अभी तो मैं आपके सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह ही डिटेल में बताऊंगी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ना वो सामाजिक अनुबंध अभिन्यास हो जाएगा। इसके अंदर जो है ना वो लॉरेंस कोल्सबर्ग जो है वो समाज के ऊपर बनी हुई आपकी थ्योरी है कि बच्चे जो है वो या बालक जो है वो 13+ तक के स्टेजेज जाती है कि कैसे समाज से वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो करते हैं। तो इसके अंदर आपके 3 लेवल और 6 स्टेजेस है। ये आपका क्वेश्चन ये भी आ चुका है, जेंडर बायस के ऊपर भी पूछा जाता है आपसे ज़्यादातर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो जब वो अधिक ध्यान दे रहा है तो ये किसका उदाहरण है, आपको इसमें ये पूछा गया है। वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो ये आपका जेंडर पहचान है नहीं। जेंडर संबंधिता का मीन्स हो गया रेलिवेंस, नो। जेंडर कॉन्स्टेंस समरूपता कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो जेंडर पक्षपात कर रहा है आपके क्वेश्चन में। और हमेशा आप याद रखिए कि टीचिंग एग्जाम में जब भी आपके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो जेंडर बायस के ऊपर आना ही आना है। तो आपका 1 क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाता है 1 नंबर का। उनको इस क्वेश्चन को करके ना आपको एक समझ तैयार हो जाएगी कि किस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये आपके पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये मेरी तरफ से या कि किसी बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। तो आपका जेंडर बायस के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आपको लैंग्वेज देख लेनी चाहिए। तो आप इन क्वेश्चनों को करके आप एक समझ बना सकते हैं कि आपको पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, लैंग्वेज किस तरीके से होगी आपके पेपरों में। तो चलिए हम अपने अगले उस पर चलते हैं। आपका 4th क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एक तरीके से, जेंडर भूमिका और जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निश्चित निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है कि जेंडर रूढ़िवादिता हम कम कर सके। बच्चों में जेंडर को लेकर आपस में ये ना हो कि मैं लड़का हूँ या लड़की है, जेंडर की जो भूमिका की अनुरूपता हम उसको कर सकें। तो हम कैसे बच्चों को बता सकते हैं कि जेंडर के ऊपर ना किया जाए। तो क्या हम जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करें कि हम जेंडर पक्षपात के ऊपर बात करें। जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, जेंडर विशिष्ट भूमिका का हम महत्व देंगे नहीं कि अगर हमें लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग अगर हम उनको भूमिका दे रहे हैं तो वो तो वैसे ही जेंडर को लेके हो जाएगा कि भैया जेंडर हमने बांट दिए हैं कि यू आर गर्ल्स एंड यू आर बॉयज़। अगर हम जेंडर पृथक खेल समूह बना देंगे, भैया बॉयज़ इस तरफ हैं गर्ल्स इस तरफ है, हम कोई गेम खेल लें या फिर अंताक्षरी वगैरह खेलने लग जाए कि चलो भाई बॉय की टीम जीतेगी या गर्ल्स की टीम जीतेगी, तो ये तो हो ही जेंडर पक्षपात गया इसके अंदर। हम इसको दूर कहाँ कर रहे हैं, तो हम बढ़ावा दे रहे हैं जेंडर पक्षपात वगैरह, जेंडर रूढ़िवादिता को। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था बना देंगे, भैया ये रो गर्ल्स की है, ये रो बॉयज़ की है। तो इस पहले आपको ये समझने पड़ेंगे। तो इसके अंदर ना तीनों ऑप्शन ही आपके जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचय। हम बात कर सकते हैं कि आजकल जेंडर पक्षपात को लेके कि आपको लड़के लड़के को अलग समझा जाता है, ये होता है वो। हम बच्चों से आपसे बात कर सकते हैं, उनका व्यू जान सकते हैं, उस टॉपिक पे उनसे बात करके उनको समझाया जा सकता है। पर लेकिन उनको बात ही अलग अलग दिया जाएगी तो टॉपिक ही गलत है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन आपका सीरीज में लिया गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासुओं, अगर खाली आपसे 1 मिनट में पढ़ लेती हूँ आपसे, सक्रिय जिज्ञासुओं के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों के प्रभाव को महत्व दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगर पूछा जाए खाली कि किस मनोविज्ञान ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में दिखा, खाली सक्रिय जिज्ञासु के रूप में पूछा जाए और आपका ये सामाजिक जोड़ा गया अगर ना जोड़ा जाए, खाली सक्रिय जिज्ञासु के रूप में पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। यार ये इसमें टाइप हो गया सक्रिय जिज्ञासु। अगर जीन पियाजे खाली आपसे पूछा जाए तो ये सक्रिय जिज्ञासु जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चों को ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, वो ज्ञान लेने के लिए इच्छुक रहते हैं वो हमेशा कि हमें बताओ ये क्या चीज़ है हमें बताओ। छोटे बच्चे से पूछते रहते हैं तो जीन पियाजे ने वही अपनी थ्योरी में बताया है। तो सक्रिय जिज्ञासु खाली पूछा जाए तो आपका जीन पियाजे आंसर है इसके अंदर।
और जब आपसे पूछा जाए कि सक्रिय जिज्ञासु के रूप में हम उनको देख तो रहे हैं, लेकिन उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है उनका सामाजिक सांस्कृतिक। जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक का आपका टॉपिक आ जाएगा वैसे ही आपका आंसर इसका जाता है लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि समाज के ऊपर जब बात आती है तो लेव वाइगोत्स्की ने करी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लेव मतलब लव, तो लव सोशल में हम फैलाएंगे, तो सोशल आपका सामाजिक में लेव वाइगोत्स्की इसका आंसर आता है। और आपका खाली सक्रिय जिज्ञासु पूछा जाए तो आप जीन पियाजे बताएंगे, और आपका अगर पूछा जाए कि सामाजिक और सांस्कृतिक विषय का प्रभाव का महत्व दिया है तो लेव वाइगोत्स्की बताएंगे। आपका इसका ये समझ लॉरेंस कोलबर्ग मैंने अभी आपको बताया जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है आपको। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका 6 क्वेश्चन आएगा। जिक्सो पहली को करते समय 5 वर्ष की नज्या स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। तो वो जिक्सो पहली बना रही है अपनी 5 साल की लड़की, और वो स्वयं से बातें कर रही है, भैया नीला टुकड़ा कहाँ है ढूंढ रही है। वो आपस में अपने आप से कह रही है भैया बताओ नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं है, ये तो गाढ़े रंग वाला है, इससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह की संबोधित करते हैं? वो व्यक्तिगत वार्ता है, जोर से बोलना है, आत्म केंद्रित वार्ता है आपकी, या फिर ये आपकी पाड़ ढांचा। पाड़ मीन्स आपका जो होता है, पाड़ मीन्स होता है आपका स्कैफोल्डिंग, मतलब आपको थोड़ी सी बच्चे की मदद कर दी जाए तो वो अपने स्तर से बढ़ सकता है, स्कैफोल्डिंग आएगा आपका पाड़ ढांचा। तो वो आप तो यहाँ स्वयं ही बताया गया कि स्वयं से कह रही है वो, तो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, पर्सनल स्पीच है उसकी है। तो ये उसकी पर्सनल स्पीच है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, अगर वो स्वयं से बातें कर रही है तो आपके पर्सनल स्पीच आ जाएगी। जोर से तो वो बोल ही नहीं रही है। आत्मकेंद्रित वार्ता या आपकी ईगोसेंट्रिक स्पीच है। आत्मकेंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिक स्पीच है आपकी। नो, दिस इज नॉट ईगोसेंट्रिक स्पीच। ये आपकी जो आएगी, ये आपकी आएगी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में नहीं, स्कैफोल्डिंग होता है जैसे टीचर को थोड़ी सी हेल्प कर दे बच्चे की, तो बच्चा अपने स्तर से बढ़ सकता है। अगर हमको थोड़ा सा, जैसे बच्चा का लिख रहा है टेढ़ा मेरा हाथ से, तो अगर हम उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ कर लिखना सिखा दें तो स्कैफोल्डिंग होती है। और तो ये जो कर रही है वो अपनी पर्सनल स्पीच है उसकी, वो स्वयं से बातें कर रही है, भैया ये टुकड़ा कहाँ है, ये टुकड़ा कहाँ है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी है। आपकी पर्सनल स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, ये भी यही मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में आपको यही क्लियर कराया है कि स्वयं को संकेत देना, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये मैंने आपको अभी बताया है, पाड़ स्कैफोल्डिंग, कि मतलब टीचर है, बच्चों को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, उसका स्तर यहाँ पर है, तो टीचर है ये आपका। तो ये अगर आप उस बच्चे की थोड़ी सी हेल्प कर देगा ना, एम के ओ क्या होती है, ये अब मैं आपका टॉपिक ही समझा दूंगी सारा। तो इसके अंदर आपको जो आएगा ऑप्शन आएगा, आपका जो आंसर आएगा इसके अंदर वो स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। इसमें टीचर थोड़ी सी हेल्प कर देती है तो बच्चे का स्तर यहाँ पहुँच सकता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त क्रियात्मक व्यवस्था? तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने ना आपकी 2 थ्योरी दी है, ये वाली आपकी कंक्रीट के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। तो उन्होंने इसके अंदर 4 स्टेजेस बनाई हैं आपकी। तो 4 स्टेज जब उन्होंने बनाई है आपकी, तो सबसे पहले तो आपकी उन्होंने बनाई है 0 से 2 वर्ष वाली, जो आपकी है ये वाली, जिसके अंदर पदार्थ स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है जिसके अंदर। तो ये आपकी है सेंसरी मोटर स्टेज, फर्स्ट स्टेज है, दिस इज ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जो आपकी आई है वो आई है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर आते हैं 2 से 7 साल के बच्चे आपके।
क्योंकि इसमें प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुक्रमणिता आती है, मतलब मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब अनुकरणीय का मतलब हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी आ जाती है आपको इसकी, वो सामान रख के दोबारा उसको कर सकता है। तो ये रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी आपकी। और संरक्षण कक्षा समावेशन जो है ये आपका, ये तो है आपका। तो वो कह रहा है कि कौन से जीन पियाजे के द्वारा विवेश प्रभावित करता है। तो इसका आंसर आपका आएगा परिकल्पना, दिमागत्व और साध्यात्मक विचार। ये आपका है हाइपो डिडक्शन एंड रीजनिंग एंड प्रपोर्शन थॉट। ये आपका जो है ये 11+ में होता है आपका। फॉर्मेटिव ऑपरेशनल स्टेज ही होती है आपकी ये वाली। तो ये सारी आपके संरक्षण कक्षा समावेशन जो आपका है, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा ना वो आपका बनेगा ये संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। क्योंकि आपकी देखिए फॉर्मल स्टेज आपकी इधर हो गई, सेंसोरी आपकी इधर हो गई है, प्री आपके इधर हो गई है। तो जो आपकी जो ये पूछ रहा है ना मूर्त वाली, ये आपकी है 7 से 11 वाली, कंक्रीट वाली। तो ये आपकी जो आएगी वो आती है आपकी 7 से 11 में, संरक्षण और कक्षा समावेशन, कन्वर्शन, क्लास इंक्लूसिव। तो इसमें से आपको उसको 4 अवस्था उन्होंने चारों आपको दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि किसके अंदर आपको मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था हो गया आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आएगी आपकी, वो आपकी आएगी सेकंड पार्ट में। क्योंकि आपके परिकल्पित और जो रीजनिंग जब बच्चा करने लगता है ना वो 11+ में करने लगता है, मतलब आपकी 4th स्टेज है आपकी जीन पियाजे की। ये टॉपिक जो है मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ही हैंड रिटन नोट्स में आपको समझाया है अपने चैनल के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में 2 से 3 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छे से आपको जीन पियाजे समझ में आ जाएगा। और जीन पियाजे के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्या मैं तो कहती हूँ इनके ऊपर तो 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं। दो से 3 क्वेश्चन भी आपके इसमें बन जाते हैं। तो आप जीन पियाजे को आप मेरे उसमें जाके बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स में देख सकते हैं। मैंने आपको 4 इसमें चारों अवस्थाएं आपको पहचाननी पड़ेंगी। जो आपकी कॉन्क्रीट वाली होगी, मूर्त वाली होगी, उसमें आपको टिक लगा देना। इसका दूसरा आंसर होगा आपका। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे आपका। बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ये देखिए यहाँ पर फिर पियाजे, मैं कह रही हूँ पियाजे के ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आपको 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग के ऊपर पूछे जा रहे हैं तो मेरे कहने पर आप ये जो मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ ना, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की की, ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक मैंने अपने चैनल्स पर डाल रखे हैं। इसके 2 से 3 मिनट की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपको समझाया। अगर आप कहोगे तो कोई टॉपिक अगर आपको डिटेल में करना है तो आप इसके वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगी कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो। नहीं तो आप छोटी छोटी वीडियो उनके नोट्स वगैरह देख सकते हैं, आपको एक तरीके से ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये पूछा गया आपका कि कौन सी पियाजे की संरचना है। तो आपका जो संरचना बनेगी ना, अवलोकन अधिगम का मीन्स होगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग, अनुबंधन का मतलब होगा आपका कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट का मतलब है आपका प्रबलन। तो मैं आपको बताती हूँ जो स्कीमा है ना आपका, इसका आंसर है आपका स्कीमा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर पूछा जाता है, मेंटल स्ट्रक्चर बनाता है, मेंटल पॉकेट्स होते हैं। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि एक बच्चा जो है ना, अगर वो मानसिक संज्ञात्मक मतलब कि कॉग्निटिव संरचना के साथ पैदा हुआ है तो वो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। तो इसके 4 तत्व होते हैं, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, एक्लिब्रेशन, MEE, हम इसको कहते हैं MESE। तो ये जीन पियाजे के द्वारा जो है वो स्कीमा वर्ड दिया गया है। जैसे ही जहाँ पे पियाजे आ जाएगा कॉग्निटिव के लिए जो बात की गई है तो वो आपका जीन पियाजे ने दी है। तो जीन पियाजे ने आपका स्कीमा वर्ड दिया है, जिसका मतलब होता है कि मेंटल स्ट्रक्चर, आपका मेंटल पॉकेट्स होते हैं दिमाग में। बच्चा जो पैदा होता है ना वो मेंटल स्ट्रक्चर अपनी संरचना लेके पैदा होता है, उसके अंदर कुछ ज्ञान होता है, ये बताया गया है आपके जीन पियाजे ने। तो इसका आंसर आपका स्कीमा हो जाएगा।
देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन मीन्स आपका असेसमेंट। देन असेसमेंट का आपका प्राथमिक आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। मेरा मतलब श्रेणी मीन्स रैंक। रैंक कुछ जो वर्ड होते हैं ना वो आपके गलत होते हैं। जहाँ पे भी हमने बच्चों की रैंकिंग कर दी कि हम बच्चों को रैंक में बांट रहे हैं कि भैया ये ज़्यादा होशियार हो गया, ये कम होशियार हो गया, जहाँ भी रैंकिंग होगी वो ऑप्शन ही आपका गलत है, उसको पढ़ना ही नहीं है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को रैंक कर दिया जाए। हम बच्चों को जहाँ पर भी बच्चे बट रहे हैं या जेंडर वाइज में जा रहे हैं या रैंकिंग में जा रहे हैं, ये आपके टॉपिक ही गलत हैं। तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, ये आपका टॉपिक थोड़ा सा सही है, इसको हम होल्ड पर रख सकते हैं इस ऑप्शन को। अगर इस ऑप्शन से हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो हम उसको क्लिक कर देंगे जिसके अंदर ये ऑप्शन भी सम्मिलित हो जाए। तो हमारे जो क्वेश्चंस करने की अप्रोच होती है ना, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और उसकी ऑप्शंस को पढ़ के अपनी अप्रोच बना रही हूँ, आप अगर उसी प्रकार से अपनी अप्रोच बनाएंगे क्वेश्चंस को पढ़ने की, तो आपका ना एक सेट हो जाएगा दिमाग कि इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, इस प्रकार से ऑप्शन पढ़ने और इस प्रकार से ऑप्शन क्लिक करने, क्योंकि टॉपिक तो वही आते हैं पर उनकी लैंग्वेज इस प्रकार से होती है कि बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते। सिद्धार्थ करिए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। प्राप्तांकों के आधार पर बच्चों को नामांकित कर दिया, ये ऑप्शन ही गलत है आपका। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण अंकित करना, दिस इज ऑप्शन गलत। ये आपके 3 ऑप्शन तो आपको नेगेटिव ही मिल गए। तो अगर आप 7 ऑप्शन नहीं भी पढ़ते, आपको समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बता रहा है, तो आपका वैसे ही ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन आपको पता चल गया कि ये आपका आकलन के हिसाब से गलत है, बच्चे इसमें नेगेटिव जाएंगे, तो आपको वैसे ही ऑप्शन मिल गया अपना। तो आपको कई बार ना कुछ आंसर तो ऐसे मिल जाएंगे जिसको आपको समझ में आए या ना समझ में आए, आपको 3 ऑप्शन गलत मिल जाएंगे साथ में, तो आपका चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। आपको अप्रोच अपनी सेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन को पढ़ने की, देन क्वेश्चन को समझने की। और ये सीरीज़ मैं आजकल चलाने वाली हूँ, अभी थोड़े दिनों में मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन आपको दूंगी, उसकी भी PDF वगैरह मैंने तैयार कर ली है, वो भी मैं एक दिन में अपनी वीडियो डाल दूँगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि मीन्स हमारी आपकी इंटेलिजेंसी। यहाँ पे आपकी जो बात होगी ना वो एक इंटेलिजेंसी के ऊपर बात होगी आपसे। तो इंटेलिजेंसी जो है वो आप एक निश्चित योग्यता जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। जन्म के जो इंटेलिजेंसी होती है वो जन्म के समय निर्धारित नहीं होती, वो आपकी बढ़ती रहती है लगातार। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। हम पढ़ते बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा व निर्धारित किया जाता है। बुद्धि को कभी भी मानसिक परीक्षणों के रूप से सटीक नहीं नापा जा सकता। बुद्धि एकात्मक कारक और एक वाक्य विशेषक यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेड्स है, नहीं मल्टी ट्रेड्स भी है। पहले आपका यूनिटरी होता था लेकिन आजकल यूनिटरी नहीं है, आपका आजकल मल्टी डायमेंशनल हो गया। तो आपका एक बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल सेट ऑफ जटिल योग्यताओं का एक समूह है। जो आपका सही टॉपिक जाएगा आपका इंटेलिजेंस का, वो आपका जाएगा बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है, बहुत तरीके से चारों तरफ काम करती है। जो हमारा दिमागी इंसानी दिमाग होता है ना वो हर तरफ, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे तो आप अपने घर में पंखा भी देख रहे होंगे, लाइट भी देख रहे होंगे, आवाज़ें भी आ रही होंगी बाहर से अंदर से। हमारा दिमाग चारों तरफ से एकदम से लाइट बंद हो जाए आपका ध्यान तो चला जाएगा, मतलब एक तरफ से नहीं रहता। हमारी जो बुद्धि होती है ना वो चारों तरफ हमारी काम करती है, जटिल योगदाओं का एक समूह होता है। तो आपका ये टॉपिक जो है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बुद्धि जो है वो हमारी बहुआयामी और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ना कि एकात्मक कारक है और एकाकी विशेषक है। और हम इसको ना तो जन्म से निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि वक्त के साथ इसका विकास होता है, बढ़ती है बुद्धि हमारी, हम चीज़ों को जानते हैं, हमारा चीज़ें उसमें ऐड होती चलती हैं। और ना ही हम उसको सटीक रूप से किसी चीज़ से नाप सकते हैं कि हाँ भाई इसमें 2 किलो बुद्धि है, इसमें 4 किलो बुद्धि, ऐसा भी कोई माप नहीं होता है। ये आपको मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं ये आपके पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप ढंग से, और ये टॉपिक्स आप एक बार को देख सकते हैं कि ज़्यादातर आपके जीन पियाजे, वाइगॉस्की, जेंडर बाइस के ऊपर 1-2 क्वेश्चन, बुद्धि के ऊपर आपके 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर आपके इंटेलिजेंसी के ऊपर। मैं आपको सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रही हूँ इस 60 नंबरों की सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है।
तो रूही हमेशा एक एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ऐसे काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। एकाधिक समाधान मतलब आपके मल्टीपल सॉल्यूशन, वो कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशन वो ढूंढ रही है। मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन, तो वो पूछ रही है कि रूही जो है ना उसको कोई प्रॉब्लम अगर मिलती है तो वो मल्टीपल सॉल्यूशन, बहुत दिमाग लगाती है वो, इधर भी सोचती है यार ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसका मल्टीपल सॉल्यूशन बनाती है वो एक प्रॉब्लम्स के। तो वो कैसी मतलब क्या प्रदर्शन कर रही है? वो क्रिएटिव थिंकर है, मतलब सृजनात्मक विचारक। क्रिएटिव थिंकर है वो आपकी। अभिसारक कन्वर्जन थिंकर है वो आपकी। रिजिड थिंकर है वो आपकी। अनमें आत्म केंद्रीय विचारक मतलब ईगोसेंट्रिक है वो आपकी। तो इससे आपको ये ईगोसेंट्रिक भी नहीं है वो आपकी, रिजिड भी नहीं है कि मतलब उसका दिमाग नहीं चल रहा है एक तरफ जा रहा है। कन्वर्जेंट थिंकर भी नहीं है कि वो दूसरे को जो उसने सोच बना ली उसी पर सोच रही है, आगे उसको किसी को वो दे नहीं रही है, ऐसा भी नहीं है। दैट इज़ ए क्रिएटिव थिंकर। वो जो है ना आपकी क्रिएटिव थिंकर है वो आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर। एक या दो क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर दो नहीं आ सके तो एक क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में पूछना कि आपको नॉलेज भी है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कह देना चाहिए, मतलब सहभागिता कम, उस विद्यार्थियों के द्वारा कम सहभागिता हो रही है, वंचित समूह से संबंधित है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहिए भैया तुम्हारी बस की नहीं है, विद्यालय छोड़ दो, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, ये कह सकते हैं हम बच्चों को? तो ये आपका ऑप्शन ही गलत है फर्स्ट आपका। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। बच्चों को कुछ कहना नहीं चाहिए कि भैया तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है या मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, तुम्हें को समझ में उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसी स्थिति चल रही है वो अपना काम चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम्हें समझ में आया या ना आया उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप टीचर से आपको आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। ये जो आपका जो आज का लॉ है वो आपको ये कहता है कि भैया शिक्षा गलत है अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे तो इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए कि भैया ये कम पढ़े लिखे ज़्यादा, मतलब इनका दिमाग काम नहीं करता तो मैं अपेक्षा ही कम कर लूँ कि भैया इनसे नहीं होगा, ये पास ही हो जाए तो बहुत है। तो ये भी गलत है, क्योंकि सब में क्षमता होती है। आप अपने टेक्निक एंड टूल्स बदल सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। अगर उनमें जो प्रॉब्लम है आप अपने टूल्स वगैरह ठीक कीजिए, आप अपनी टेक्निक ठीक कीजिए जिससे बच्चों को समझ नहीं पा रहे कि वो समझ पाएँ। अब आप देखिए कि मैंने 3 ऑप्शन पढ़े हैं, आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 ऑप्शन ही गलत हो गए, चौथा मैंने पढ़ा भी नहीं। अगर आप चाहें तो चौथा लगा के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए जो मैंने आपको कहा कि अपने टूल्स वगैरह और अपनी टेक्निक बदल लिया तो उन बच्चों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आपके ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस आपके इस टाइप से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समावेशी कक्षा है आपकी, मतलब इंक्लूसिव आपकी क्लास है एक, तो एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी तैयार कर लेना चाहिए जब मन करे उनका। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान मतलब आपका विशेष शैक्षिक योजनाएं होंगी आपकी। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए कि भैया कुछ बच्चे जैसे कमज़ोर होते हैं तो इंडिविजुअलाइजेशन भी हम बनाते हैं कि किसको कैसे कैसे क्या करेंगे। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, मतलब डिस्करेज करना चाहिए कि नहीं करना ही नहीं है। तो आपका इसमें सेकंड आ जाएगा, जो आपका पॉजिटिव आंसर होगा ऑलवेज इज ए राइट ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य जो होता है आपका वो देन आपका होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स लर्निंग। जब लर्निंग में प्रॉब्लम हो जाए ना हमें तो डिसलेक्सिया है हमें। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी ना आपकी सारी जितनी भी ये आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी लर्निंग प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती हैं आपकी डिसलेक्सिया डिसकैल्कुलिया वगैरह, उसके ऊपर भी 1 या 2 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपकी ये वाला टॉपिक 1 नंबर का टॉपिक आपको 2 से 3 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, आप उसमें अपने CTP के टॉपिक्स में ये आपको इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी आपके 2 से 3 मिनट की वीडियो। उसके अंदर अगर आपका 1 नंबर हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये आपके इतने भी क्वेश्चन आपके रीट सीटेट वगैरह UP टेट में इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो डिसलेक्सिया मीन्स लर्निंग में प्रॉब्लम। न्यून अवधान विकार मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये नहीं है आपका। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंस इन रीडिंग, ठीक है।
इनेबिलिटी ऑफ रीड फ्लुएंसी, धारा पढ़ने में आपको कह रहा है पढ़ने में फ्लुएंसी नहीं आ रही, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा। धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता ही आपका हो जाएगा। लर्निंग में प्रॉब्लम यहाँ आई आपकी, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, ये भी नहीं है ऑप्शन आपका। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक आपका 2 से 3 मिनट की वीडियो में। आपको सारी उसमें प्रॉब्लम्स, ये डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलस आपको सब समझ में आ जाएगा 2 मिनट में उसके अंदर, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और अगर आप इन टॉपिक को डिटेल्स में चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियो। मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपको एक डिटेल टॉपिक आपको कराऊंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, ये देखिए समावेशी शिक्षा के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है। शिक्षा का अधिकार, अगर मैं कह रही हूँ ना, अगर आप मेरी सीरीज़ कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसमें भी करके आप अगर पेपर देने जाएंगे ना, और कुछ जैसे जीन पियाजे वगैरह के कुछ डिटेल टॉपिक की वीडियो जो है वो आप मेरी वीडियो उस पर देख लेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे उसके ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, तो आप उसको देख लीजिए। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मुश्किल लगेगा। छोटी 3 से 4 मिनट की वीडियो मैंने डाल रखी है थॉर्नडेक्स वगैरह के ऊपर, तो आप उनसे एक बार गो थ्रू हो जाइए, फिर आप 60 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज़ कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 25+ नंबर आप ले सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, ए बिहेवियरल प्रिंसिपल, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य। तो यह मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, जो आपका 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा है उसके अंदर जो आपके अशक्त बच्चे हैं, जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको एक साथ पढ़ाना, उनको एक साथ बच्चों का रखना, उनको अलग स्कूल में ना करना, तो ये बताया गया है। सहानुभूति वगैरह नहीं दी जाती, उनको बराबरी दी जाती है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क आपका इसका मीन्स है। तो इसमें क्या बताया गया है आपका, यंत्रवत याद करने के आधारित है। याद रटाना तो है ही नहीं बच्चों का, ऑप्शन ही गलत है जहाँ रटाना आ जाए। सेंटर अराउंड रेनफोर्समेंट, प्रबंधन पर केंद्रित है, गलत। अनुबंधन पर अर्जित है, आपके कंडीशनिंग पे, गलत। कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क जो होता है वो आपका मीनिंग मेकिंग पे होता है, आपके अब दो बोधन की प्रक्रिया पे होता है। कंस्ट्रक्टिव आपका दिमाग सही करना है, आपका मीनिंग मेकिंग पे जाएगा ये आपका फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, कि हर चीज़ का अर्थ कैसे होना है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, बच्चा इसके ऊपर आपका बनता है। याद वाद रटा लिया, उसको रेनफोर्समेंट कर दिया, कुछ दे दिया कि यहाँ पे तुम ये याद करके आओगे तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये करेंगे, ये सब गलत है। कंडीशनिंग कर देनी बच्चे की, बच्चों को रटा मार देना चाहिए, वो कंडीशनिंग सब एक तरीके से रट्टाफिकेशन में आती हैं। तो मीनिंग मेकिंग, बच्चों को मीनिंग मेकिंग करना, अवबोधन कराना उस चीज़ का उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? नाइव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करने देना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में ना बच्चों को माइंड पहले से, बच्चे जो स्कूल में आते हैं ना कोडी कॉपी नहीं होते उनके पास, उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा उनका घर का माहौल परिवेश, वो अपनी चीज़ें पहले से लेके आते हैं। तो बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनके सिद्धांतों को मॉडिफाई करके अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ देना चाहिए। बच्चों को दंडित कर देना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, तुम्हें पहले से चीज़ें ये ऐसे नहीं होंगी, ऐसी होंगी, उनकी बातों को सुनना ही नहीं, ये भी चीज़ें गलत हैं। आपको उनको सेट करना होता है, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, बच्चों को बताना चाहिए कि भैया आप ऐसे गलत हो, हम ऐसे जाएंगे, ये चीज़ ऐसे होती हैं। बच्चों को नकार नहीं दिया जाता, उनके कंसेप्ट गलत बने होते हैं, उनको सेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? छात्र केंद्रित मतलब कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर तो केवल कभी नहीं निर्भर हो सकता, जैसे केवल वर्ड आ जाएगा वो वैसे ही गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही है, इसको हम होल्ड पर रख सकते हैं। यंत्रवत याद करना चाहिए, मेमोराइज करा देना चाहिए, मेमोराइज जहाँ पर आ जाए वो तो वैसे ही गलत हो जाता है आपका ऑप्शन। योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना तथा वर्गीकरण कर देना, मैंने पहले ही आपको कुछ आपको क्वेश्चन में बताया गया है जहाँ पे बच्चों को मतलब रैंकिंग के आधार पर या किसी के भी आधार पर कैटेगराइज कर दिया जाए या लेबलिंग कर दी जाए बच्चों की, उनमें भेदभाव हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। आपका
राइट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर में नॉट। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, इमोशन एंड कॉग्निशन आर, पूर्णतः अलग हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र है, जी नहीं। सन्निहित मतलब कि एक दूसरे में इंटरवुमेन विद, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। लर्निंग जो है वो आपकी एक तरीके से रिकॉल की प्रॉब्लम, जहाँ पे रिकॉल नहीं होता। लर्निंग का जो टॉपिक है ना, मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत ही हैंड रिटन नोट्स में बताया गया है कि लर्निंग जो है ना, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग जो होती है, जैसे कि अगर हम हिंदी भाषा, हम देश में रह रहे हैं तो हिंदी भाषा हमारा सीखना एक्विजिशन हो जाएगा, अर्जन की। हमने जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भाषा अर्जन करना, और अगर हम उसको लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम हिंदी लिखना सीखेंगे, हम हिंदी बोलना आपका अर्जन हो जाएगा, हिंदी लिखना आपका लर्निंग हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा, और इंग्लिश बोलना भी आपका लर्निंग होगा और इंग्लिश लिखना भी आपका लर्निंग होगा, क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्योंकि जो अपने माहौल से ठीक सीख लिया हमने, वो तो अर्जन हो गया। जो हमने अभ्यास के बाद, एक प्रयास के बाद, और हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया, तो वो जो होता है ना, वो आपकी लर्निंग होती है। याद करने की प्रक्रिया नहीं है, स्मरण की नहीं है, नारी रट्टाफिकेशन, या आपका रट्टाफिकेशन भी नहीं है, यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम आवर्ती संबंधों के व्यवहार का अनुबंध। लर्निंग इज ए कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर वाला रिपीटेटिव तो है ही नहीं। इसके अंदर आपके अभ्यास और प्रयास के बाद आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, और वो परमानेंट चेंज होता है। ये नहीं है कि आपने रात को दारू वारू पी के उसमें आपके बिहेवियर में, या कोई दवाई आपके नशे वशे के लिए, तो उससे आपके बिहेवियर में चेंज आ गया, सुबह आप सही हो गए। तो टेम्परेरी चेंज नहीं होता, परमानेंट चेंज होता है, और एक अभ्यास और प्रयास के बाद आती है वो चीज़ हमें। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट रहती है हमारी। तो आपका ऑप्शन जाएगा आपका 4। इस टॉपिक को तो मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पर बता रखा है। अगर आप दोबारा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको डिटेल में वीडियो मतलब आपका ये टॉपिक ले लूँगी। आप मैं टॉपिक्स से आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट में, जो टॉपिक्स का आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं आपका लाइव भी आके आपको ये वीडियो ले सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। भ्रांतियाँ कहाँ से उत्पन्न करता है? या आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा भ्रांतियों वाला। तो यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ को समझाने के लिए अगर आप उदाहरण वगैरह दे रहे हैं, तो ना तो वो बच्चों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करेगा, ना कि उनकी समझ में अभाव, समझ बढ़ाएगा। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यावधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आपका ऑप्शन आएगा, जो आपका ऑप्शन सही है। प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों को अधिगम गतिविधियों, अधिगम मैं कह रही हूँ, मैं टॉपिक बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, मैंने आपको उसमें वैसे भी बता रखा है लर्निंग वाला, और नीचे आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा, और आपको ये डिजिटल नोट्स में मिल जाएगा, आपको आप जाके देख सकते हैं प्लीज़। बच्चों को अधिगम गतिविधियों के भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने के लिए प्रभाव करता है। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा कम करता है। जिज्ञासा कम हो जाती है अगर आप बार बार अगर बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए पुरस्कार दोगे और दंड का प्रयोग करोगे, तो बार बार जब वो चीज़ हो जाती है ना, तो बच्चों में स्वाभाविक रुचि उसकी और जिज्ञासा कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब तो शारीरिक दंड तो आपका हो ही नहीं सकता, ऑप्शन पहले ही आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत होएगा ना, तो जहाँ जहाँ आपका फर्स्ट है वो ऑप्शन वैसे ही काट दीजिए, उन्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम सेकंड पढ़ते हैं अपना, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ये आपका होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना चाहिए हमें, वो भी सही है आपका। निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए, कांस्टेंट कंपैरेटिव एवल्यूशन। कांस्टेंट नहीं कर सकते हम किसी को, निरंतर नहीं कर सकते हम।
सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना चाहिए हमें, कंटिन्यूस वाला, कांस्टेंट कंपैरेटिव नहीं करना चाहिए कि तुलनात्मक, जो तुलनात्मक वर्ड ही गलत है आपका, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन? एक व्याख्यान देकर, खाली एक व्याख्यान देकर कुछ नहीं होता। प्रयोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके ये हम कर सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास कर, यांत्रिक अभ्यास तो कराना ही, रट्टाफिकेशन। अन्वेषण में परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, क्योंकि आप देखिए इन सबके अंदर ना, सबके अंदर टीचर इन्वॉल्व हो रहा है, और इस वाली चर्चा, परिचर्चा के अंदर आपका बच्चा इन्वॉल्व होगा, तो हमको वो टेक्निक सबसे सही होती है जिसके अंदर चाइल्ड आपका इन्वॉल्वमेंट हो रही है, चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट हो रही है आपकी। 26 क्वेश्चन इज, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान, छोटे छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार देकर उनको, या केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करके, दंडित करने वाला ऑप्शन तो वैसे गलत जाएगा आपका। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर उसी पर आधारित विचार मंथन करके, बच्चा यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, खाली पुरस्कार उनको दे दिए, पुरस्कार के थ्रू उनको मोटिवेट करना है या बल दे के उनको करना, जहाँ पे बच्चा ज़्यादा सोच रहा है, जहाँ पे बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, वो आपका ऑप्शन सही होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी उनके अंदर, और ऑप्शन भी इस ऑप्शन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं आपके। समझ बनाएंगे हम क्वेश्चन करने की, क्योंकि ये आपकी जो लैंग्वेज ली गई है ना, वो आपके पेपर्स की लैंग्वेज उठाई गई है, आपके पेपर्स में ऐसे ही और इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? यहाँ पे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया था, अभी हमने अपना उसके अंदर पूछा था, उसमें भी शायद यही था कुछ, दिमाग किस में बढ़ता है या कुछ ऐसा ही। तो इसमें पूछा गया कि आपकी किस में ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि होगी? शैशवावस्था में नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में नहीं। मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो होती है ना, वो आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि पहले बच्चा कांस्टेंट एक उसी हाइट में रहता है, पर जैसे मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक आता है उसकी हाइट पूरी हो जाती है, जितना बच्चे ने जितना 6 फुट का होना होता है वो हो जाता है। किशोरावस्था और वयस्कता में तो होती ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास मतलब डेवलपमेंट, विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये आपका ऑप्शन सही है। विकास परिवर्त्य है, मॉडिफाइबल है, यस। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर प्रभावित होता है, ऑफ कोर्स, यस। यहाँ पे आपका नहीं का ऑप्शन पूछा, ये आप ध्यान देंगे, नहीं जो नहीं आएगा। विकास सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता। कल्चर आपका विकास पर बहुत प्रभावित करता है कि आपका किस प्रकार से आपका परिवेश, उससे आपका विकास प्रभावित होता है। तो आपका इसका ऑप्शन आएगा 4 ऑप्शन। 29 क्वेश्चन इज, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, आनुवांशिकता में पर्यावरण के बीच जटिल, ऑप्शन आपका आएगा 4th। 30 क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक पूछा, प्राथमिक आपका परिवार और आस पड़ोस आ जाता है। द्वितीयक आपसे पूछा है अगर, तो परिवार आस पड़ोस गलत होगा, परिवार जहाँ पे वो वैसे कट जाएगा। विद्यालय में मीडिया, मीडिया में आस पड़ोस, पास पड़ोस भी जो है वो आपका प्राथमिक में आ जाता है, तो विद्यालय में मीडिया। 3rd ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है सारे के सारे। ये भी आपका फर्स्ट आ जाएगा सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांतियां, भ्रांत धारणाएं। तो चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन जो होते हैं वो सूचित करते हैं कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। यह ऑप्शन गलत है आपका। उसमें निम्न स्तर या हाई स्तर का चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बच्चों की एक एज ऐसी होती है तो जिन गलतियाँ और भ्रांत धारणाएं बनती हैं तो उन्हें हमें ठीक करना होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है ये सब हम इसको होल्ड पर रखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में रुकावट तो कभी भी नहीं होता, बच्चा कभी भी रुकावट नहीं होती, भले में कोई भी फॉल्ट हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी कर देनी चाहिए, अनदेखी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी गलत भ्रांति है तो हमें उनको लेकर उनको सही कंसेप्ट के साथ उनको लिंक करना होता है, क्योंकि उनका कंसेप्ट एक सही तैयार बन सके। क्योंकि बच्चे अगर बच्चों की जिस उम्र में जो चीज़ सीखी जाती है और कंसेप्ट गलत हो जाए ना, तो वो ज़िंदगी भर उन कंसेप्ट गलत को लेकर चलते हैं।
तो हमें उन कंसेप्ट को लेके उनके मॉडिफाई करके उनको सही दिशा उनको देनी होती है। तो ये शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक वो बच्चे गलत होंगे नहीं चीज़ें हम सही बता नहीं पाएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज संरचनात्मक ढांचे मतलब कि कंस्ट्रक्टिव फ्रेम आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बार बार आपके ये पूछे जाएंगे, तो आपको ये एक तरीके से ये लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी, आपको सेट अपने दिमाग में, और आपको अप्रोच भी सेट करनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चंस करने कैसे हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे किस रूप में देखे जाते हैं? एक समस्या समाधान करने वाले या वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में? ये ऑप्शन सही लग रहा है, हम और भी पढ़ लेते हैं। लघु वयस्क के रूप में? आकार, संज्ञान, संवेग वयस्क की तुलना में कम है, ये ऑप्शन ही गलत है आपका। कोड़ी पटिया तो बच्चे होते ही नहीं, खाली स्लेट। बच्चे जब स्कूल भी जाते हैं तो जीन प्याजे ने कहा है कि वो कोड़ी पटिया या खाली स्लेट नहीं है। बच्चे हमेशा, बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ, बच्चों को ज्ञान, कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही। आपका ऑप्शन गलत, ये आपका ऑप्शन गलत। एक निष्क्रिय पढ़ना है तो बच्चा कभी भी नहीं हो सकता, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है पूरा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज एक समस्या समाधान करने वाला आपका होता है, क्योंकि बच्चा भी अपनी तरफ से ज्ञान पूरा बांट रहा होता है। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए? सहयोग करना है उनको, बच्चों को अधिगम लर्निंग में। उस समूह को का करना चाहिए जिसमें होनहार प्रतिभाशाली, यहाँ पे 22 तो करना ही नहीं है ना, बच्चों का मूक दर्शक होना चाहिए, बच्चों को करने देना चाहिए उन्हें। 1 मिनट। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, ये हाँ, एक मूक दर्शक होना चाहिए हमें कि वो बच्चों को जो करने दें उन्हें करने देना चाहिए। मूक दर्शक तो नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो आपने ध्यान ही नहीं देना, चुप करके बैठ रहे हो, ये भी चीज़ गलत है। कक्षा को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को स्वयं कार्य करने देंगे। कक्षा को छोड़ देंगे तो बच्चे, आपको पता क्या चलेगा बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। सहयोगात्मक होना चाहिए, प्रत्येक समूह पर निगरानी चलनी चाहिए। आप उनको कहो मत कुछ भी, पर आप निगरानी तो रखोगे कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जहाँ वो गलत है उनको सहयोग करना। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लेव वायगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा बदला जाता है? अनुकूलन एवं संगठन के द्वारा, अडेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो आपके लेव वायगोस्की ने, उन्होंने सोशल दिया है आपका, ये आपको मैं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने ना आपको सोशल दिया है आपका। तो अनुकूलन करेंगे हम, पुरस्कार एवं दंड जो है वो आपका लेव वायगोस्की ने नहीं दे रखा, आपको थॉर्नडाइक ने दे रखा है शायद। सामाजिक परस्पर जहाँ पर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा। उद्दीपन अनुप्रक्रिया जो है आपकी, ये भी आपकी वायगोस्की नहीं है। तो आपका 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंत्य संबंधित एवं अंत्य निर्भर प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही लगा है। विकास अधिगम संबंधित नहीं है, संबंधित है, एक दूसरे पर है आधारित वो। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, नहीं, सब साथ में चलता है। अंत्य संबंधित है, अंत्य निर्भर है एक दूसरे पर वो। अधिगम की दर के विकास दर से काफ़ी अधिक होती है, गलत। पियाजे पूछ लिए आपसे तो दिमाग की बात होगी यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव की विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाएगा आपका? ये आपको मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने मानसिक मैप, दिस इज नॉट ए मानसिक मैप। मानसिक उपकरण, दिस इज नॉट ए मानसिक उपकरण। स्कीमा मतलब आपकी मेंटल पॉकेट्स जो होती हैं, आपकी मानसिक स्ट्रक्चर जो आपके आते हैं जितने भी सही अर्थ निकालने के लिए, वो आपको स्कीमा कहा जाता है। उसके प्रतिमान मतलब इमेजेस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कीमा आपका जीन पियाजे ने वर्ड यूज़ करा है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ये मैंने आपको अभी क्वेश्चंस में पीछे आपको बताया है, याद कीजिए थोड़ा सा। ये आपका जो स्कैफोल्डिंग वाला मैं आपको टॉपिक करा रही थी ना कि बच्चों को हमने उठा लिया, तो वो स्कैफोल्डिंग है आपकी। पर कौन उठाता है?
तो झाप के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु के उचित ला जाए जिस पर वह अकेले पहुँचे। निम्न में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को बुद्धि आपकी नॉट समीप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ये आपको होता है ZPD, इंग्लिश में हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपका साम्य धारणा ये इक्विलिब्रेशन या कन्वर्जेशन संरक्षण नहीं। ये टॉपिक जो है ना, ये मुझे आपको कराना है। JPD उठा दिया वो तो स्कैप फोल्डिंग है, पर जो उसका जो अंतर होता है ना आपके बीच में, जो ये बीच का जो ये अंतर आता है आपका, ये आपका होता है GPD, निकट विकास का क्षेत्र। आपका इसमें जो टॉपिक आएगा ये आपका वही टॉपिक है आपका स्कैप फोल्डिंग वाला। आपका ये 2 मिनट का वीडियो है, मैं इस पर अलग से आपका वीडियो आपको कंप्लीट करके बताऊंगी। पर आप जहाँ पर भी ऐसी बात आएंगी ना, ये GPD हो गया, आपका स्कैप फोल्डिंग हो गया, यही वर्ड आते हैं आपके पेपर में। एक MKO आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन से समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कत्लों का चयन करना। कत्लो नहीं है, आपको थोड़ी सी गलती होगी है यहाँ पर आएगा आपको कतरनो, गलत टाइप हो गया ये। सामाजिक पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित होते हैं। निम्नलिखित में से किसका एवं प्रभावी रणनीति है? लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। प्रोत्साहन तो हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ये इसमें ना, ये आपका क्या हो रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हम न्यूज़पेपर ले रहे हैं, उसके अंदर बोथ मैन एंड वुमेन है ना, वो नॉन ट्रेडिशनल रोल में। जैसे कि इसके अंदर आपको बताया गया, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक समाचार पत्र से कहानी और कतरन हमने इकट्ठी कही है। तो उसमें दिखाया गया कि पुरुष झाड़ू मार रहा है घर में, या पुरुष खाना बना रहा है, महिलाएं जो हैं वो मीटर ख़राब हो गया था मीटर ठीक कर रही हैं, बल्ब बदल रही है, ये आपको दिखाया गया। गैर परंपरागत भूमिका दिखाई गई, जो उनकी भूमिका है वो नहीं दिखाई गई, जो नहीं करते ना वो दिखाया गया। तो ये किसके लिए है कि जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, उनको कि बच्चे सामना करेंगे। अगर उन चीज़ों को ये दिखाएंगे नहीं तो वो सामना ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं है कि ऐसा होता है। नहीं, मम्मी तो खाना ही बनाती है, पापा तो बाहर ही जाते हैं, पापा ही बल्ब बदलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों की सोच बनी होती है, उनका सामना करने के लिए उनको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं और कराई जाती हैं। हम स्थिरता को नहीं बढ़ा रहे किसी की, उनको सामना करना सिखा रहे हैं पहले, कि चीज़ों को सामना करो कि भैया ऐसे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित वर्णों को पढ़िए। और कॉलबर्ग की बात आ गई है, तो कॉलबर्ग आपका मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है। अवस्था को पहचानिए। अंत्यकरण के स्वचयनित नैतिकता सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना पूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स होते हैं आपके, 6 स्टेजेस जाती हैं आपके इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है ना, जो ये बात बोल रहा है कानून वानून वाली आपकी सोसाइटी लॉ वगैरह की जो बातें होती हैं ना आपकी, वो 13+ में होती हैं। तो मीन्स आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होगी आपके 3rd लेवल में। तो इसके अंदर आपका यंत्रीय उद्देश्य अभिनाश, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये आपका इसका ऑप्शन जो जाएगा ना, वो आपका ऑप्शन जाएगा यूनिवर्सल एथनिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनाश से आपका फर्स्ट ऑप्शन इज। मैं कॉलबर्ग के ऊपर ना आपको डिटेल टॉपिक बताऊंगी, अभी ये हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो। फोर्थ मुझे सीरीज़ पूरी करनी है, आप देखिए। मैं आप छोटे टॉपिक जो है ना वो तो आपको मेरे उसमें सीरीज़ में मिलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हैंड में रिटर्न नोट्स हैं। आपने अगर अभी तक भी कुछ नहीं करा इसके बारे में, वो कुछ नहीं पता, तो आप एक वीडियो देखिए और मेरे थोड़े आप आधे घंटे के अंदर अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक की यहाँ पर बात हो गई है आपकी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे की, COS वाली आपके स्टेज पे बात हो गई है। 7+7 7 से 11 साल के ऊपर है ये आपकी स्टेज।
ये स्टेज ज़्यादातर पूछी जाती है। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रतिक्रिया मतलब कि सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन गलत। एनिमिज्म आ जाता है आपको उसके अंदर। एनिमिज्म जो है ना आपका मेरे हिसाब से कि वही है सब कुछ, वो आपका 11+ में नहीं, आपका प्री ऑपरेशन स्टेज में जाता है, वो ये भी गलत है। आपका सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है मतलब कि एबिलिटी टू कंजर्व कि जैसे थर्ड ऑप्शन आपका जाएगा 7 से 11 में। परिकल्पनात्मक मतलब हाइपोथेटिकल आपका 11+ में जाता है। तो ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, आप मेरी एक बार उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए। तो आपके ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपके रिपीट 2-3 क्वेश्चन आपके जीन पियाजे के होने ही होने। जीन पियाजे के ऊपर 2 टॉपिक आते हैं, उसके 2 दिमाग के ऊपर से कॉग्निटिव के ऊपर आपके 2 आती है, कॉग्निटिव के ऊपर उसमें 2 उसमें टॉपिक बताए गए हैं, 2 थ्योरीज हैं उनकी, मैंने बहुत अच्छे से वो बता रखी हैं आपको, आप उसमें देखिए एक बार जाके। 2-2 4-4 मिनट की है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको एक बार समझ लीजिए बहुत अच्छे से। एक बार आप समझ लेंगे ना तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों को। डिटेल टॉपिक है और बहुत ही लंबा जाएगा तो मैं यहाँ समझा नहीं पाऊँगी अभी। जीन पियाजे और लेव वैसो की बात हो रही है। संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन के अर्थ के निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मैंने ये बता दिया था आपको, मीनिंग मेकिंग पे बात कर ली थी अभी हमने पहले। कौशलों का अर्जन करते हैं, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, पैसिव रिपीटेड प्रोसेस, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो है वो आपका मीनिंग मेकिंग पे बात होती है आपकी। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस? तो बच्चे के समाजीकरण में तो आपका मीडिया भी आपका हेल्प करता है, विद्यालय भी आपका हेल्प करता है, परिवार भी आपका हेल्प करता है, आस पड़ोस भी आपका हेल्प करता है। तो जो चारों ऑप्शन होंगे वही दिस इज राइट ऑप्शन। मीडिया परिवार के ऊपर भी आपका सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, इस पर क्वेश्चन आपका एक आना ही आना है। जेंडर वाइज के ऊपर क्वेश्चन आपका आना ही आना है। डेवलपमेंट के ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके थियो साइकोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं इनके ऊपर, जीन पियाजे वैगोस के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इंक्लूसिव कक्षा के ऊपर आपके 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इंटेलिजेंस के ऊपर आपके 1-2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ये टॉपिक जो 3-4 टॉपिक ना आपको इनको भी कर लेंगे तो आप 20+ तो बहुत आराम से लेकर आ सकते हैं। मैं कह रही हूँ आपको, मेरी ये वीडियो देखिए, इन पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए आप अच्छे से। मेरे सारे टॉपिक्स मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बता रखे हैं अपनी वीडियो में, वहाँ जाके देखिए। हार्वर्ड गार्डन के बारे में अब हम बात करेंगे। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है इन्होंने, हार्वर्ड गार्डन ने। निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा व अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या है? ये आपकी नैदांतिक प्रक्रिया है, थेराप्यूटिक, या आपकी प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक, या आपकी अंतर्वैयक्तिक मतलब कि इंट्रापर्सनल, या आपकी जाएगी इंट्रापर्सनल, या आपकी जाएगी अंतर्वैयक्तिक मतलब कि इंटरपर्सनल। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। दूसरों की मनोदशा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है आपकी इसके अंदर? दूसरों के बारे में सोचना है तो आपका इंट्रा आएगा या इंटर आएगा, अंतरा आएगा या अंत्य आएगा। तो जैसे आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ, इसमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। इंटर सोशल, अंत्य सामाजिक, अंतरा इंट्रा, तो मैं इंट्रा मतलब अपना, ऐसे याद कर लीजिए। इंट्रा, अंतरा मतलब अपना, अपने के बारे में बात करनी है तो इंट्रा पर्सनल। अंत्य इंटर सोशल, तो मतलब कि दूसरे के बारे में बात करना, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आपका आएगा इंटरपर्सनल। ये आपका पूछ लिया जाता है, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा एक बार, इंट्रापर्सनल लेके इंटरपर्सनल, या फिर आप ऐसे कर लीजिए अंतरा मतलब अपना। अपने के बारे में बात हो रही है जी तो इंट्रापर्सनल है, और अगर दूसरे के बारे में बात करनी है तो इंटरपर्सनल हो गया आपका। नैदांतिक और प्रकृतिवादी तो इसके अंदर आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें दूसरे के बारे में बात हो रही है जहाँ पे। 44 क्वेश्चन इज बच्चों के मूल्यांकन के बारे में बात होगी यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले और निम्न उपलब्धि वाले, औसत या उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग कर देना। जब भैया यहाँ पे अलग तो करना ही नहीं है, बच्चों को बांट दिया इन्होंने, रैंकिंग कर दी इन्होंने, ये ऑप्शन ही गलत है। जहाँ पे 1-1 होगा भैया वो काट दो पहले ही। दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। अब हमारे या तो दूसरा चौथा पढ़ेंगे या हम तीसरा भी पढ़ लेते हैं, दूसरा चौथा दोनों में, या तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं किसमें सही है कि गलत है।
बच्चों के साथ ये अप्रोच है आपके, ऐसे ही पढ़ना है हमने। बच्चों, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज राइट आंसर, इसमें है ही नहीं, तो आपका आंसर हो गया 4। अनेक शोध अध्ययनों के से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन किया है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन गलत है। लड़कियों की तुलना में लड़कों की शैक्षिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है। बच्चों को बांट रहे हैं, गलत है। लिंग पक्षपात है, जेंडर बाइस क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाह्य प्रेरणा व एकरूप मूल्यांकन मानदंड करना चाहिए। नो। पाठ्यपुस्तक केंद्रीय, खाली पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास होना चाहिए। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन। बच्चों के ऊपर हम करेंगे सारी, हमारी जो आजकल जो हमारी पढ़ाई हो रही है ना, वो बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाई है हमारी। विकास में व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। इसे होल्ड पर रखते हैं, ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। विकास पूछा है व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए, तो विशेषताएं उसके साथ साथ पर्यावरणीय कारण, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। शरीर एवं दिमाग के परिवर्तन का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सभी बातें जो है ना ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में इंक्लूड हो रही है एक तरीके से। 48 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है तो हम नहीं पे गौर करेंगे। 3 आपके विकास का सिद्धांत होंगे, एक नहीं होगा। विकास की गति सटीक एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, नहीं, निरंतर बढ़ती रहती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, तुलनात्मक रूप से क्रमिक होते हैं, धीरे धीरे जटिल होता है, घटित होता है। फर्स्ट ऑप्शन वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग, प्रमोटिंग कंपटीशन लर्निंग। विशिष्ट शिक्षा योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनने चाहिए आपके हर बच्चे के हिसाब से, बच्चों को समझ में आए, ना कि एक जैसा बना दिया सबको चेप दिया। 50 क्वेश्चन इज अधिगम कर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अवधान कमी अधिकरणता मतलब कि अटेंशन डेफिशिएंट लर्निंग मतलब कि हाई मोटिवेशन, गलत है आपका। ये हाई मोटिवेशन तो है ही नहीं, अटेंशन नहीं दे रहे, हाई मोटिवेशन कहाँ से आ गया? श्रव्य क्षतिग्रस्त मतलब कि हेयरिंग इम्पेयरिंग लर्निंग है, तो दृश्य सुन नहीं रहा और दृश्य यहाँ सुन नहीं रहा और यहाँ दृश्य सूचना को समझ नहीं सकता, मतलब दिखाई नहीं दे रहा। दोनों ऑप्शन गलत हैं। पठन अक्षमता मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया आपकी। धार्य प्रभाव पढ़ने और लिखने में कमी है, आपका ये ऑप्शन सही है। सृजनात्मक क्रिएटिव लर्नर, हाइपर एक्टिव, स्लो एंड कॉम्पिटिटिव, दोनों कार्य को पूरा करने में धीमे कैसे होगा अगर वो क्रिएटिव है तो? तेज होंगे, हाई। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? द एबिलिटी टू कम अप विद एन ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू ए पर्सनल टू ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब उस बहुत सारा सोच रहा। अपसारी मतलब कि बहुदिशा में, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी मीन्स। मतलब मीन्स बहुदिशा में। जो बच्चा बहुदिशा में सोच रहा है ना, वो अभी केंद्रित ईगोसेंट्रिक नहीं है, क्षतिग्रस्त बच्चों की नहीं है, सृजनात्मक बच्चा है वो बच्चा, क्रिएटिव माइंड। ये मैं आपको पहले बताया, क्रिएटिव माइंड के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका हमेशा। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? दृश्य रूप से बाधित बच्चा है वो, अच्छा। अनेक रूप से लिखित कार्य, जब लिखित कैसे करेंगे जब उसे दिख ही नहीं रहा कुछ? स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए हमें, हाँ। छूप कर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में करना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही जा रहा है। कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य तो करनी नहीं चाहिए, कुछ दिख नहीं रहा, स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। देखने वाले टॉपिक ही सारे गलत होंगे आपके।
सहयोगात्मक अधिगम एवं हम और साथियों के द्वारा शिक्षण एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, हतोत्साह नेगेटिव डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में प्रेरित नहीं होता है? सार्थक सरलीकरण के रूप में एक समस्या एक पर अनेक तरीकों से विचार करने से प्रोत्साहित करना। नहीं पूछा है यहाँ पे, नहीं, ये सही है आपका, नहीं वाला नहीं है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी सही है आपका ऑप्शन। दोहराने में ये गलत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? यहाँ भी देखिए आपको नहीं बताया गया, नहीं पे गौर करेंगे। 3 सही होंगे, गलत होगा आपका। जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। विद्यार्थियों को जटिल सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों से लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करने चाहिए। सही है ये आपका। विद्यार्थी संयम तरीके कार्य करते हैं, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ये भी सही है। शिक्षक, ये आपका गलत है, आपका फर्स्ट में पहले ही बता देती हूँ, ये आपका नेगेटिव है। प्रक्रियाओं की वजह से भी उनके प्रदर्शन पर फीडबैक नहीं दे सकते हम, और एंड में जाके हम उनका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। वो गलत है आपका। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो अंक लेने के लक्ष्य से करना चाहिए, असफलता के बचने के लक्ष्य को। ये गलत है आपका। अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। हमें लर्निंग प्रोसेस पे गौर करना चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस गोल्स पे। ये आपका सही ऑप्शन है। ये आपका फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मार्क्स सीखेंगे, सब आपका गलत ऑप्शन है। पढ़ के देख लीजिए एक बार। तो आपके अगले निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ को निर्माण बढ़ावा देती है? एक रूप एवं मानकीकरण प्रशिक्षण, एक्सप्लोरेशन एवं डिस्कशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दंडात्मक तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। एक रूप भी आपका गलत है। डिस्कशन करना चाहिए, हमें डिस्कशन करेंगे तो बच्चों के अर्थ आपका परमानेंसी हो जाती है, उसके अर्थ में वो बातें करेगा, उस चीज़ के ऊपर सोचेगा। निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये आपका सही ऑप्शन है। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, ये स्वयं से प्रश्न करना। तो इसके अंदर जो है ना आपको 5 ही चाहिए। बच्चे आपका लर्निंग कर रहा है, लर्निंग की रणनीतियाँ किससे प्रभावी हो, कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? सभी आपके लर्निंग के लिए प्रभावी हैं। फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? एक्सटेंसिव मोटिवेशन। मैं अपना गृह कार्य पूरे करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये भी बाह्य प्रोटेक्शन, बाह्य आपका मोटिवेशन है। मैं अपना गृह कार्य पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंदमय होता है। मैं बहुत सीखती हूँ क्योंकि ये गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने में अपनी अवधारणा को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। इसमें बच्चा जो है ना सेल्फ मोटिवेट हो रहा है। तो सेल्फ मोटिवेट तो पूछा नहीं है आपके आंतरिक अभिप्रेरणा, आपसे पूछा कि भारी मोटिवेट क्या है, कि भैया अच्छा करूँगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, क्लास में नाम होएगा। तो ये मोटिवेशन आपको भारी है। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो देखिए, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने आपको 60 क्वेश्चन की आपको यहाँ पर सीरीज़ कराई है आपको, और ये आपके सारे ना पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आप डिटेल में समझ आते हैं, प्लीज़ कमेंट माय वीडियो
and please share my video, please subscribe my channel, please like my video. Thank you for watching my video. If you like my video, please share, subscribe and